Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET. आज की क्लास होगी सेल के बारे में, विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि आप सब जानते हो। तो इसके अंदर आपकी एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें गिवन है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं एंड जो भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं लाइफ के उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर एक भी सिंगल सेल होता है तो वो सारी चीज़ें कर सकता है, बट अगर सेल से नीचे कोई चीज़ है यानी कि जिसके अंदर कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल का नहीं है, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये चीज़ ज़रूर याद रखना है यहाँ जो मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट ये भी याद रखना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे। तो ल्यूवेनहुक थे जिन्होंने सबसे पहले जिंदा सेल को देखा था, एंड रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, एंड रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने बेसिकली डेड सेल को सबसे पहले देखा था। तो सेल थ्योरी के बारे में हम सब जानते हैं। श्लिडन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी। एंड श्लिडन जो है वो जर्मन बॉटनिस्ट हैं एंड श्वान जो है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये दोनों जो थे इन्होंने ये चीज़ बताई कि प्लांट्स के अंदर सेल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर सेल्स होते हैं, तो ओवरऑल जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के अंदर सेल्स होते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी। तो एक और चीज़ जो मेंशन करी थी श्वान ने वो ये कि जो भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के टिश्यूज़ होते हैं, उनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन दी एनिमल सेल्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था जो उन्होंने बताया, और इन्होंने दोनों की हाइपोथेसिस को कंबाइन करके बोल दिया था कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों सेल्स से बने होते हैं एंड दे आर दी प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी, लेकिन बाद में विर्चो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली ये बताया कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। मतलब पहले से सेल्स होने चाहिए, वो डिवाइड करके न्यू सेल्स जो हैं उन्हें जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल ये बोला जाता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने होते हैं एंड दे आर दी प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि विर्चो ने ऐड किया था पॉइंट। अगर सेल का हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। सेल्स के अंदर आपके पास दूसरे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये सब एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। ऑर्गेनलीज यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम्स वगैरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ना ही उनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। राइबोसोम्स दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक। बस याद रखना राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। आपको यहाँ पे याद रखना है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से हैं और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए राइबोसोम्स जो होते हैं वो दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। दे आर नॉट ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनलीज जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके सरफेस पे भी एग्जिस्ट करते हैं। एनिमल सेल्स के पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। फिर से बार बार बोल रही हूँ, कौन कौन से बताए हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम दो बता रहे हैं अभी आपको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, तो याद रखना। दीज हेल्प इन सेल डिविजन एंड सेल जो होता है उसकी शेप वेरी करती है, उसका साइज वेरी करता है एक्टिविटी के बेसिस पे कि वो काम कैसा करता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे सेल्स होते हैं और बैक्टीरिया उनसे काफ़ी बड़े होते हैं। तो ओवरऑल शेप सेल की अलग अलग हो सकती है, जैसे यहाँ आपको बताई हुई है। अलग अलग टाइप के सेल्स देखने को मिल सकते हैं, लंबे, छोटे, मोटे, किसी भी टाइप के सेल्स होते हैं। लार्जेस्ट सिंगल सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ये भी आपको पता होगा। और नर्व सेल्स जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ओवरऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ जिन्हें हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ये सब आते हैं। दीज आर जनरली स्मॉलर एंड ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, इसीलिए कम टाइम में बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं।
शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया बैसिलस होता है रॉड शेप्ड या स्फेरिकल होता है कोकस वाला, विब्रियो होता है कॉमा शेप्ड या फिर स्पाइरलम होता है जो स्पाइरल शेप्ड होता है। तो डिपेंड करेगा कि उनकी शेप कैसी है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के प्रोकैरियोट्स होते हैं। यहाँ पे याद रखना प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज़ नेकेड, विच इज़ नॉट बाउंड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इनके पास मेन जीनोमिक डीएनए तो होता ही है, बट उसके अलावा और भी डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, विच आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स विच आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस के डीएनए के अलावा जो डीएनए है उसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के अंदर भी प्लाज्मिड का डीएनए जो होता है वही यूज़ किया जाता है, जिसमें आप जो भी आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे डाल देते हो। इनके पास ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं, याद रखना राइबोसोम्स ही सिर्फ इनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं एंड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें मीजोसोम्स बोलते हैं, तो वो भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि इनफोल्डिंग्स हैं सेल मेम्ब्रेन की। अगर आप सेल एनवेलप की बात करो तो सेल एनवेलप जो होता है वो 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। सबसे बाहर यहाँ ग्लाइकोकैलिक्स होती है, फिर उसके बाद सेल वॉल एंड फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती हैं। तो 3 लेयर्स होती हैं जो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह एग्जिस्ट करती हैं। 2 ग्रुप्स में बेसिकली बैक्टीरिया को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एक जिन्हें ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरा जिन्हें हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज हैं ग्राम बैक्टीरिया की। बेसिकली ग्राम स्टेन के बेसिस पे आप दोनों को डिस्टिंग्विश करते हो। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को टेकअप कर लेते हैं एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं कर पाते हैं, तो वो आपको मेंशन किया है। एंड ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो कंपोजिशन थिकनेस में वेरी करता है। अगर वो लूज शीट की फॉर्म में है तो उसे स्लाइम लेयर बोलते हैं, अगर थिक और टफ है तो कैप्सूल बोलते हैं। सेल वॉल बेसिकली सेल की शेप बनाने में हेल्प करती है, वो प्रोवाइड करने में हेल्प करती है एंड बैक्टीरिया को कोलैप्स या बर्स्ट होने से भी प्रिवेंट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, आप सबको पता होगा, एंड बेसिकली जो भी आउटर वर्ल्ड है उससे इंटरैक्ट करने में सेल की काफ़ी हेल्प करती है अगर सेल के पास सेल वॉल नहीं है तो। मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं जिन्हें मीजोसोम्स बोलते हैं, और ये बेसिकली वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स या लैमेले के फॉर्म में हो सकती हैं एंड दीज हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना टू दी डॉटर सेल्स। अगर वीडियो फास्ट लग रही होगी तो स्लो कर लेना, स्लो लग रही होगी तो फास्ट कर लेना। आपके पास ऑप्शन आता है यूट्यूब में नीचे, तो उसकी स्पीड आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपको कितना समझ आता है उसके बेसिस पे। अगर आप मीजोसोम्स की बात करो तो ये रेस्पिरेशन, सिक्रीशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ करते हैं। तो जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम्स होते हैं उनका कंटेंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। इनके पास क्रोमैटोफोर्स भी होते हैं, सबके पास नहीं, लेकिन जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह साइनोबैक्टीरिया है, इनके पास क्रोमैटोफोर्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती हैं। बैक्टीरिया मोटाइल, नॉन मोटाइल हो सकता है, इनके पास फ्लैजिला हो सकता है, इनके पास सीलिया हो सकता है, इनके पास पिलाई हो सकती है, फिम्ब्रेई हो सकती है। तो फ्लैजिला, सीलिया जो होते हैं वो मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट पिलाई और फिम्ब्रेई जो है वो सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं जिनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है। पिलाई जो होता है वो बेसिकली पिलिन नाम के प्रोटीन से बना होता है जो फर्टिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। मतलब एक बैक्टीरिया अपना डीएनए अगर दूसरे बैक्टीरिया को भेजना चाहता है तो पिलाई ब्रिज का यूज़ करके भेजता है। फिम्ब्रेई जो होती है वो बेसिकली बैक्टीरिया को रॉक या किसी भी सबस्ट्रेट से जोड़ने में मदद करती है, तो अटैच करने में मदद करती है, वो उसका रोल होता है। फ्लैजिला के पास 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, तो वो याद रखना। नेक्स्ट अगर हम राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी की बात करें तो राइबोसोम्स प्लाज्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ।
जुड़े हुए होते हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड ये होते हैं 70s टाइप। 80s टाइप आपको मिलते हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब 70s का मतलब है कि इसके पास दो सब यूनिट्स हैं, एक 50s और एक 30s, मतलब एक बड़ी सब यूनिट एक छोटी सब यूनिट, ये साथ में मिलकर 70s नाम की कंप्लीट राइबोसोम जो है वो फॉर्म करते हैं। याद रखना 50 + 30 70 नहीं होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, मतलब किस स्पीड से वो यूनिट जो है वो सेडिमेंट हो रही है, सेटल डाउन हो रही है। तो दोनों इंडिविजुअली अगर यूनिट सेटल डाउन करोगे तो एक 50 की स्पीड से होती है, एक 30 की स्पीड से, बट जब वो साथ में प्रेजेंट होती हैं तो उनका कुछ सरफेस ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इनकी स्पीड प्लस करने वाले यानी समेशन की वैल्यू से कम होती है। तो होना 80 चाहिए था बट होती 70 ही है। दूसरी चीज़, ये सिंगल आरएनए के ऊपर कभी कभी बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं, तो उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो एक ही एमआरएनए का यूज़ करके कभी कभी बहुत सारे प्रोटीन बनाने के लिए ऐसा किया जाता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के पास इंक्लूजन बॉडी भी होती है जो उनके साइटोप्लाज्म वगैरह में एग्जिस्ट करती है। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाई करती हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल या ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। गैस वैक्यूल्स भी आपको देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जो उन्हें बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं ताकि बैक्टीरिया पानी के सरफेस पे इजीली फ्लोट कर सके। तो ये पानी में रहने वाले बैक्टीरिया के पास ज़्यादातर होता है। यूकैरियोट्स की बात करोगे तो यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। सारे यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल सेल्स में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती हैं, प्लास्टिड होते हैं, बड़ा सा वैक्यूल होता है, बट ये सब चीज़ें एनिमल्स में नहीं होती। सिमिलरली एनिमल्स में सेंट्रियोल होता है बट प्लांट्स में नहीं होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ डायग्रामेटिकली भी दिखाई हुई है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलीज आपको एनिमल सेल्स में और कौन से प्लांट सेल्स में ओवरऑल देखने को मिलते हैं, तो वो आप देख सकते हो एक बार। बाकी अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद पता चला। 1950s में अराउंड ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी हुई। ज़्यादातर स्टडीज़ रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। तो अगर आप उसकी मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करते हो तो वो मेम्ब्रेन एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। तो आप डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो, उसे एनालाइज कर सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती हैं, बट इनके अलावा उसके पास कार्बोहाइड्रेट भी एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना। रेशो वैरी करती है, सेम नहीं होती है, बट ओवरऑल लिपिड अगर देखोगे यहाँ इस तरीके के लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरीके से लिपिड के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। इनके पास ये वाली टेल होती है जो हाइड्रोफोबिक होती है, एंड हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये इस तरीके से रीजन्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे देखने को मिलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मिडल वाला जो पार्ट होता है बाइलेयर की फॉर्म में बेसिकली लिपिड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और इस लिपिड बाइलेयर में मिडल वाला जो पोर्शन होता है वो होता है जो एक्चुअल में वो वाला रीजन है जहाँ पे पानी से दूर वो वाला रीजन होता है, और हेड जो होते हैं वो पानी के पास होते हैं। तो एक साइड साइटोप्लाज्म होता है और एक साइड सेल के बाहर वाला सरफेस होता है। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करी हुई है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल भी हो सकता है। कोलेस्टेरॉल ज़्यादातर एनिमल सेल्स की मेम्ब्रेन में होता है, जो फ्लूइडिटी मेंटेन करने में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। अब लिपिड और प्रोटीन का रेशो वेरी करता है सेल टू सेल। ह्यूमंस के अंदर ये वैल्यू आप याद रख सकते हो कि रेड ब्लड सेल्स में ह्यूमंस के 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड होता है, तो प्रोटीन ज़्यादा एंड लिपिड्स कम होती हैं। अब एक्सट्रैक्शन प्रोटीन, जो भी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कितना इजीली आप कर पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो एक्सट्रैक्शन डिफ़िकल्ट होती है। पेरिफेरल होते हैं जिन्हें ईजिली निकाला जा सकता है डिटर्जेंट वगैरह की मदद से।
क्योंकि वो मेम्ब्रेन के पेरीफेरी पे बाहर की साइड ही लोकेटेड होते हैं। जैसे दिस प्रोटीन हेयर जो यहाँ पे बना हुआ है रेड कलर का, ये पार्शली एम्बेडेड है, बट ये वाला जो है ये इंटीग्रल है क्योंकि ये बिल्कुल अंदर एम्बेडेड है। तो इस तरीके से पेरीफेरल प्रोटीन या फिर जो भी आपके पास इंटीग्रल प्रोटीन है वो देखने को मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो एक्चुअल में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का जो भी ये स्ट्रक्चर था, इसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में समझाया गया था एंड इसे समझाने वाले 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने बोला था कि लिपिड जो होती है उसका क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, यानी उसके अंदर प्रोटीन लेटरली मूव कर सकते हैं ईजिली, एंड जो भी एबिलिटी है उनकी मूव करने की उसे हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो जितने ज़्यादा वो मूव कर पाएंगे उतना फ्लूइड मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि फ्लूइड नेचर जो भी मेम्ब्रेन का है वो सेल ग्रोथ या फिर इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखना। नेक्स्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट होना है सब्सटेंसेस का अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो हमेशा टूवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी आप सब्सटेंसेस को लो टू हाई भेज रहे हो, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करवा रहे हो, तो यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत होती है। ऑस्मोसिस से भी सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बट ज़्यादातर लिक्विड ही मूव करता है, यानी वाटर जैसे मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं, तो वो याद रख सकते हो आप। ज़्यादातर आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जब भी हम पंप टर्म यूज़ कर लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको याद रखना है। सेल वॉल की अगर बात करोगे तो ये बेसिकली सेल को शेप देता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है एंड बैरियर प्रोवाइड करता है ताकि अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस सेल के अंदर ना आ सकें। एल्गी की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट जैसी चीज़ें होती हैं, बल्कि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन प्रोटीन एग्जिस्ट करता है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे याद रखना। प्राइमरी वॉल एग्जिस्ट करती है प्राइमरी सेल्स के अंदर, मतलब जो यंग सेल्स हैं उनके अंदर, बट जैसे जैसे सेल की एज बढ़ती जाती है प्राइमरी वॉल ख़त्म होती जाती है और उसके अंदर एक और वॉल बन जाती है जिसे हम सेकेंडरी वॉल बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा जैसे सेकेंडरी टर्शरी वॉल बनेंगी वो इनर साइड पे बनती है हमेशा पहली वाली मेम्ब्रेन के, तो याद रखना। मिडल लैमेला भी होता है, तो मिडल लैमेला बेसिकली सेल वॉल के बाहर वाली साइड एग्जिस्ट करता है एंड ये कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से ज़्यादातर बना होता है एंड दिस एक्ट्स एज द सीमेंटिंग मटेरियल, जिससे कि जो भी आसपास वाले सेल्स हैं वो साथ में स्टिक्ड रहें। एंड प्लाज्मोडेस्माटा होता है सेल्स के बीच में, जिससे इजीली सब्सटेंसेस एक सेल से दूसरे सेल मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो सारे ऑर्गेनलीज आते हैं जिनका फंक्शन किसी न किसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सब जो होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो एक कुछ कंपोनेंट भेजता है दूसरे के पास, दूसरा फिर तीसरे के पास, इस तरीके से। बट अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स की बात करो तो ये बिल्कुल भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इन सब ऑर्गेनलीज के साथ जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, तो बेसिकली ये ऐसी मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस हैं जो कि नेटवर्क फॉर्म कर रही होती हैं सेल के अंदर। इनके पास 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक ल्यूमेन वाला यानी ईआर के अंदर वाला और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी साइटोप्लाज्म वाला। तो ये वाला जो रीजन है ये ईआर के अंदर वाला रीजन है और ये वाला जो रीजन है ये ईआर के बाहर वाला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वाला रीजन है। ईआर के ऊपर राइबोसोम्स भी अटैच हो सकते हैं, तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अगर एब्सेंट होंगे तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्योंकि राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले सेल्स या सिक्रीशन करने वाले सेल्स में ज़्यादा मिलता है।
और स्मूथ वाला जो होता है उसका काम होता है लिपिड बनाना, तो वो लिपिड बनाने में, स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। तो इस तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है और इस तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है, जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस। कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी एपरेटस के बारे में बताया था, और इसके अंदर सैक होते हैं जिन्हें हम सिस्टर्ना बोलते हैं। तो बहुत सारे सिस्टर्ना एक साथ जो होते हैं इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, एक के बाद एक कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो एक ने अगर कुछ चीज़ बनाई तो उसे नेक्स्ट वाले में भेज दिया जाता है ईजिली। गोल्जी एपरेटस के दो फेस होते हैं, एक सिस फेस, एक ट्रांस फेस। तो याद रखना, ट्रांस वाला होता है मैच्योर वाला फेज, मैच्योरिंग फेज, एंड सिस वाला जो होता है वो यंग वाला फेज होता है। गोल्जी का मेन काम पैकेजिंग का, डिलीवरी का काम होता है, सिक्रीशन का काम होता है सब्सटेंसेस का। तो जहाँ पे भी सिक्रीशन ज़्यादा है, जिस भी सेल में सिक्रीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे गोल्जी एपरेटस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये वैसे जैसे जोमेटो, स्विगी वगैरह वाले काम करते हैं, वैसे ही ये काम करते हैं। तो पैक करते हैं सब्सटेंसेस को, डिलीवर करते हैं। दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग दी सब्सटेंसेस बनाने का काम ईआर का था। तो ईआर से ये सब्सटेंस लेके उसे पैक करके अच्छे से डिलीवर कर देते हैं रिक्वायर्ड लोकेशन पे। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाते हैं, ये याद रखना। तो ये बेसिकली प्रोटीन और लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की कुछ मॉइटी जोड़ देते हैं ताकि ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बन जाए। नेक्स्ट लाइसोसोम्स आते हैं। लाइसोसोम्स बेसिकली गोल्जी से बनते हैं, याद रखना। एंड दीज कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिन्हें लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस वगैरह बोलते हैं। इनके अंदर एसिडिक पीएच होती है जो इन सब एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ताकि ये एंजाइम जल्दी से जल्दी अच्छे से काम कर सकें। देन वी हैव वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जिनकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर 90% पानी होता है। तो 90% बेसिकली इनके अंदर पानी है और बाकी इनके अंदर जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज हैं वो सब देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम these ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल की वॉल्यूम का 90% वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करते हैं। एंड ये आयंस वगैरह के ट्रांसपोर्ट में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन की जो टोनोप्लास्ट है उसके ऊपर बहुत सारे कैरियर एंड चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एंड प्रोटिस्ट्स के अंदर फूड वैक्यूल होता है, जैसे अमीबा वगैरह के अंदर जो फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसे स्टेन करे बिना देख नहीं सकते हैं। तो याद रखना, इसके लिए जो स्टेन यूज़ करते हैं उसका नाम है जेनस ग्रीन बी। तो ये स्टेन का नाम है, ये बहुत बार पूछा जाता है। दिस इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। सॉसेज शेप के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एंड मेन इनका काम होता है रेस्पिरेशन करना और एनर्जी प्रोड्यूस करना। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन होती हैं एंड दोनों के बीच का स्पेस होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। द इनर मेम्ब्रेन हैज़ मैनी इन्वेजिनेशन जिन्हें हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो क्रिस्टी एग्जिस्ट करता है और क्रिस्टी के अंदर का स्पेस मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। तो क्रिस्टी वगैरह बताया हुआ है। एंड ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, एनर्जी बनाती है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं जो 70S हैं, बैक्टीरियल टाइप, क्योंकि बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो बैक्टीरिया थे जो यूकैरियोटिक सेल्स में आके रहने लग गए। तो उनके पास खुद का डीएनए, आरएनए, प्रोटीन बनाने की मशीनरी वगैरह एग्जिस्ट करती है। एंड दे डिवाइड बाय फिजन। तो फिजन से जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं वैसे ये भी डिवाइड करते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स, यूग्लिनॉइड्स में आपको देखने को मिलते हैं एंड उनके पास स्पेसिफिक कलर्स प्रोवाइड करने की एबिलिटी होती है क्योंकि उनके पास पिगमेंट्स हैं। एंड पिगमेंट्स के बेसिस पे दीज कैन बी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल बियर करते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स वगैरह भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल वगैरह। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और ये ज़्यादातर न्यूट्रिएंट स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे अमाइलोप्लास्ट अमाइलोज यानी स्टार्च को स्टोर करता है।
इलेयोप्लास्ट ऑयल और फैट को स्टोर करता है एंड एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करने के लिए जाना जाता है। एक और चीज़, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स में होते हैं वो मीज़ोफिल में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए मीज़ोफिल इज़ द मेन रीजन जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरी करता है सेल टू सेल, जैसे क्लमाइडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, बट मीज़ोफिल सेल्स में 20 to 40 हो सकते हैं एक सेल के अंदर। नेक्स्ट, बहुत सारे फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जिन्हें हम थाइलेकॉइड्स बोलते हैं, और ये ग्राना बहुत सारे कॉइन्स की तरह स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। और इनके पास खुद का ल्यूमेन होता है, खाली स्पेस, स्ट्रोमा होता है जहाँ पे एंजाइम्स होते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सिंथेसिस। दे हैव देयर डीएनए, राइबोसोम 70S टाइप, एंड क्लोरोफिल पिगमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। दे हैव ग्राना, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड थाइलेकॉइड पूरा स्टैक होता है, तो ये पूरा स्टैक जो है थाइलेकॉइड है। देन वी हैव स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा ये बीच वाला खाली स्पेस है जो ग्राना वगैरह के थाइलेकॉइड्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। आफ्टर दिस वी हैव राइबोसोम, जैसे बताया था जॉर्ज पैलेडे ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इसमें आरएनए और प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती बिल्कुल भी। 80S 70S दो टाइप के होते हैं। 80S जो होते हैं वो 60-40 यूनिट से बने होते हैं, एंड 70S 50-30 यूनिट से बने होते हैं, जिसमें S इज़ बेसिकली स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि बेसिकली बताता है कि कितना भारी वो राइबोसोम की यूनिट है। एंड राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री होती हैं, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया आपको। फिर साइटोस्केलेटन भी होता है, तो सेल के अंदर स्केलेटन प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट जैसी काफ़ी सारी फिलामेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, जो कि सेल को सपोर्ट या फिर मोटिलिटी या शेप मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होती हैं जो डबलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, एंड ये बेसिकली आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है सीलिया फ्लैजिला का, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो इनमें बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, जो डबलेट की फॉर्म में होती हैं, दो दो के ग्रुप में, एंड उनके बीच में कुछ ब्रिज होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं दो, जो कि सेपरेटेड होती हैं बीच में एक ब्रिज जैसी चीज़ से। एक रेडियल स्पोक होते हैं जो आपको इन सारे डबलेट्स में देखने को मिलते हैं, एंड सेंट्रल शीथ होती है जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेपरेट करके रखती है। तो दिस इज़ रिगार्डिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया फ्लैजिला। क्योंकि इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसीलिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। देन सीलिया और फ्लैजिला की अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये हेयर लाइक एक्सटेंशंस हैं जो बेसिकली सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एंड सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, बट सीलिया जो होता है वो छोटा होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में होता है। फ्लैजिला कम नंबर में होता है एंड काफ़ी लंबा होता है। जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो ईजिली, देखने में अलग अलग होते हैं वो। उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो एक्सोनीम होता है, जिसके अंदर पैरेलल एक्सिस पे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। एक्सोनीम के पास 9 डबलेट्स होते हैं जो रेडियली अरेंज्ड हैं, और 2 जो होते हैं वो सेंट्रली लोकेटेड फ्री वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इसीलिए सीलिया फ्लैजिला के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं 9+2, तो 9 डबलेट्स एंड 2 सिंगलेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये याद रखना। एंड सीलिया एंड फ्लैजिला आर फॉर्म्ड बाय सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम बेसल बॉडी बोलते हैं। अब सेंट्रोजोम क्या होता है? सेंट्रोजोम इस तरीके का 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करने वाले 2 स्ट्रक्चर होते हैं जो सेंट्रियोल बेसिकली होते हैं। तो दीज आर सेंट्रियोल्स, तो 2 सेंट्रियोल जो होते हैं वो एक सेंट्रोजोम बनाते हैं। दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड फाउंड इन द एनिमल सेल्स। इनके अराउंड बहुत सारा पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल भी एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, और कार्ट व्हील शेप की ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके अंदर अगर देखोगे आप तो। यहाँ 9 ही माइक्रो फाइब्रिल्स होते हैं साइड में, ट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने हुए, बट दे आर ट्रिपलेट। तो यहाँ पे 9 डबलेट की जगह 9 ट्रिपलेट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना। एंड सेंट्रल रीजन में हब होता है, रेडियल स्पोक होते हैं सारे ट्रिपलेट्स के अंदर, और ये स्पिंडल फाइबर बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, यानी ओवरऑल एनिमल सेल्स की सेल डिवीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
न्यूक्लियस की बात करोगे तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था क्रोमैटिन इसके अंदर होता है, फ्लेमिंग ने बताया था क्रोमैटिन। एंड इंटरफेज का न्यूक्लियस देखोगे तो उसके अंदर क्रोमैटिन होता है, लेकिन अगर दूसरी स्टेजेस का देखोगे यानी माइटोसिस का देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर ऑल्सो स्फेरिकल बॉडी जिन्हें हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं, तो ये भी आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। एंड न्यूक्लियस के अंदर पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी होता है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो इसकी भी दो मेम्ब्रेन्स के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस आपको देखने को मिलता है, तो वो याद रखना। इसके अंदर आरएनए, प्रोटीन वगैरह सब एग्जिस्ट करता है। एंड बोला जाता है न्यूक्लियोलस इज़ द रीजन जहाँ पे जो भी राइबोसोम्स हैं वो सब बनते हैं, तो राइबोसोम्स की मशीनरी सारी न्यूक्लियोलाई में बनते हैं, ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना यहाँ साइड में। न्यूक्लियस का नंबर वैरी कर सकता है बट ज़्यादातर एक ही होता है एक सेल के अंदर। एंड न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, तो वो याद रखना। यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स या राइबोसोमल आरएनए आरएनए की सिंथेसिस होती है जो एक्चुअल में फिर प्रोटीन के साथ जुड़ के राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाएगा। देन क्रोमोसोम्स की बात करें तो दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, जिन प्रोटीन्स को हम हिस्टोन बोलते हैं, जो कि बेसिक प्रोटीन्स हैं यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं। इनके अंदर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी एग्जिस्ट करता है। एंड 46 होता है ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर एक क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर होता है, तो दिस इज़ द सेंट्रोमियर रीजन जिसके साथ सारी आर्म्स क्रोमोसोम की जुड़ी हुई होती हैं। इसके अराउंड प्रोटीन कैप होती हैं जिन्हें हम काइनेटोकोर बोलते हैं, जो बेसिकली क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर से जोड़ने में हेल्प करती हैं ताकि उनकी सेपरेशन ईजिली हो सके ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस। नाउ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के अलग अलग टाइप हैं, जैसे मेटासेंट्रिक जिसमें बिल्कुल मिडल में सेंट्रोमियर होता है। इसके अलावा आपके पास आता है सब मेटासेंट्रिक जिसमें थोड़ा सा एक आर्म बड़ी होती है और एक छोटी होती है। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक जिसके अंदर एक काफ़ी छोटी होती है और एक काफ़ी लंबी होती है आर्म। और एक आता है फिर टीलोसेंट्रिक जिसमें काफ़ी छोटी वाली एक आर्म होती है और एक काफ़ी लंबी आर्म होती है। तो इस तरीके से इसे टर्मिनल सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। तो टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है। एंड देन फ्यू क्रोमोसोम्स के पास नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होती है। सेंट्रोमियर जब भी हम बोलते हैं ना, तो सेंट्रोमियर बेसिकली होता है जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। एंड जो बेसिकली दूसरा पार्ट है सैटेलाइट है उसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये छोटे फ्रेगमेंट की तरह क्रोमोसोम के बिल्कुल सरफेस के ऊपर यहाँ दिखता है इस तरीके से। तो दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। देन प्लांट एंड एनिमल सेल्स कैन ऑल्सो बियर माइन्यूट वेसिकल्स जिन्हें हम माइक्रो बॉडीज बोलते हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस। तो दिस इज़ इट फॉर सेल चैप्टर। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता के पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेल डिवीज़न डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो टिल देन बाय बाय।